हेलो नमस्कार दोस्तों। हम सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम जो एनसीईआरटी की 9th और 10th क्लास की बुक है उनमें से कंप्लीट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, और जिसमें विशेषकर मैं बता देता हूं आपको कि टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम केमिस्ट्री का पोर्शन लेकर चलते हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर हमने धातु और अधातु को लिया था, और इससे संबंधित 25 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए। टोटल हम 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 25 पिछली क्लास में हो गए थे और 25 इस क्लास में डिस्कस करेंगे भाई, और ये हमारा पार्ट 2 है। वैसे हम बात हुए थे टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लास के बाद में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके, चाहे वो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, रीट के लिए भी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आपके दे रखी, तो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका कारण बता देता हूं, क्योंकि 9th 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उन्हीं से आपके लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं भाई। आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन हमारे पहले हो गए थे, ये हमारा है 26 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती है और कौन सी गैस उत्पन्न करती है, ये बताना है। और कौन सी, देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती है, और यहाँ पर पूछा कि कौन सी गैस उत्पन्न करती है, उस गैस का नाम बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। एक बार रिएक्शंस कर लेते हैं। जैसे हम पोटेशियम, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं इस रिएक्शंस का। देखिए यहाँ पर हमने मेटल लिया, मेटल, और मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी हमने जल के साथ अभिक्रिया। और जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस निकलती है वो गैस यहाँ पर आपको हम बता देंगे, एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि रिएक्शंस देखेंगे। हमने पोटेशियम धातु ले ली और इसकी अभिक्रिया करवा दी H2O के साथ। ओके, और यहाँ पर हमने देखा KOH बन गया, KOH धातु ऑक्साइड बनता। और इसके साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये याद रखें। ठीक है ना। 26 की जब हम बात करते हैं तो 26 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। मैंने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों बनाया भाई, आपको पता है भाई मेटल है, अगर ये रिएक्शन करेगी H2O के साथ तो पहले मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी, मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड है, इसके साथ में फिर से रिएक्शन होगी, तुरंत ही फिर से रिएक्शन होगी, और फिर से रिएक्शन करके H2O के साथ फिर क्या बना लेगा ये KOH, या फिर कह सकते हैं बेस का निर्माण कर लेगा, क्षार बना लेगा। इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर क्षार लिख दिया है, लेकिन पहले बीच में आपको मेटेलिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। इनमें से धातुओं का कौन सा युग्म है जो ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, जिंक और मैग्नीज। तो याद रख लेना भाई, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना, जो सबसे सक्रिय धातु हम मानते हैं, इसको मुख्य रूप से हम केरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो होती है ये ठंडे जल के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये सोडियम मान लीजिए या पोटेशियम मान लीजिए, ये क्या करती है, जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगी भाई, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस का निर्माण करेगी, और साथ में H2H निकालेगी। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा।
28 का देखिए, कैल्शियम और जल के अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कैल्शियम की अभिक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। क्या बनेगा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। लेकिन इस अभिक्रिया जो होती है ना, इससे संबंधित कौन सा कथन है जो गलत दे रखा है यहाँ पर, ये बताना है। इसकी तीव्रता अधिक होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। तो 28 का आंसर देखिए, अपने दिमाग में भी आप विचार करते हुए चले, क्योंकि इस चीज को यहाँ पर हम अच्छे से क्लियर करने। आप याद रख लेना, यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी भाई, H2 गैस तो रिलीज होगी, मतलब ये तो आपका बिल्कुल सही है ना। ऊष्मा भी रिलीज होती है, हीट भी रिलीज होगी, यहाँ पर हीट भी निकलेगी ना, तो हीट भी रिलीज होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा, मतलब ऊष्मा कम मात्रा में होती है, ये ठीक है। कैल्शियम तैरना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन तीव्रता से होगी ये अभिक्रिया, ये गलत हो जाएगा, बहुत ही धीरे अभिक्रिया चलती है। ओके, आगे देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु न तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। यानी कि ऐसी इनमें से कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती और गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सेकंड है आयरन, थर्ड है जिंक और फोर्थ दे रखा इनमें से सभी। 29 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ऐसे मेटल्स हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म जल के साथ करती है, लेकिन याद रखना ये भाप के साथ अभिक्रिया कर सकती है, भाप के साथ कर सकती है। ओके, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 29 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, गर्म जल के साथ कौन करती है, ठंडे जल के साथ कौन करती है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सोडियम हो जाएगा, ये पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम के बाद में आपका कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो ये एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो होती है ना, ये तो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम याद रखें ना भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होती हैं ये गर्म जल या भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, या तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी या भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी, ठीक है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ना, ये गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं, ठंडे जल के साथ भी कर लेते हैं और भाप के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लेड, पीपी, कॉपर, सिल्वर, एजी के अलावा कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं। यानी कि देखिए लेड दे रखा है, कॉपर है, अर्जेंटिनम है, इनके अलावा एक धातु और है जो आपको इन ऑप्शंस में देखना है, वो कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, कोई रिएक्शन नहीं करती है जल के साथ। निकल, टिन, सोना, आयरन, बताइए देखिए इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो 30 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। मतलब सोना या ओरम जो होता ना, ये भी अभिक्रिया नहीं करता। तो पीबी, कॉपर, एजी और एयू याद रखना, ये जल के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करते। 31 का देखिए, साधारणतः धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ये क्वेश्चन मार्क है, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पर पता ना किसका निर्माण होता है, तो अभिक्रिया कर देते हैं भाई। जैसे यहाँ पर धातु हमने ले ली पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम या सोडियम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम धातु ले ली, इसकी अभिक्रिया करवा दी हमने तनु H2SO4 के साथ करवा दी, या HCl के साथ करवा दी, तनु HCl के साथ। यहाँ पर क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजन गैस तो निकाल देता हूँ, ठीक है ना। आगे क्या बनेगा, KCl बन जाएगा, KCl बन जाएगा। और KCl क्या होता है, लवण होता है ना, KCl क्या होता है, लवण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो धातु होती है, अगर ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ऑप्शन डी। 32 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इनमें से कौन सा है जो कि एक प्रबल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो 32 का आंसर क्या होगा बताइए भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल ऑक्सीकारक की हम बात करें तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा,
नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, डी राइट हो जाएगा। 33 का देखिए, जब धातु ये किससे अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। इनमें से किसके साथ अभिक्रिया करेगी धातु ये, इनमें से किसके साथ अभिक्रिया करेगी कि जिससे कि हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज ना हो, ऐसा बताना आपको। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम धातु कोई भी ले लें, जैसे के ले लिया हमने, पोटेशियम ले ली, और इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ हमने करवा, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा भाई, KNO3 का निर्माण हो जाएगा, है ना। 33 की हम बात करें तो KNO3 का निर्माण हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर देखिए H2 रिलीज होता है, H2 धातु गैस नहीं निकलती है, H2 रिलीज होता है। इसका मतलब यही हो जाएगा ऑप्शन, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा जो कि प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 34 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो अति तनु अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। देखिए अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में ही कि नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु ये रिएक्शन करती है तो जल रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु होगी जो अति तनु अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करेगी। मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम या जस्ता। 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर क्या, देखिए तनु HNO3 हमने दे दिया, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, और इससे आपका बन जाएगा MgNO3 का होल प्लस, यही बनेगा ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। इसी प्रकार से अगर अभिक्रिया यही हमने करवा दी Mn के साथ, मैग्नीज के साथ Mn तनु HNO3, इसके साथ अभिक्रिया करवा दी तो इससे क्या बनेगा भाई, MnHNO3 का होल ट्वाइस हो जाए, और साथ में H2 गैस निकल गई। देखिए सामान्यतः हमने बात की थी भाई मेटल के साथ में H2 बनता है, HNO3 से क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दो धातुएं होती है ना, एक तो मैग्नीशियम याद रख लेना, मैग्नीशियम, और एक मैग्नीज याद रख लेना, ये हाइड्रोजन गैस निकालती है भाई HNO3 के साथ जब क्रिया करती है। ओके, 35 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इनमें से कौन सी धातु है जो तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती, तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है मैग्नीशियम, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है जिंक, और फोर्थ है कॉपर। तो HCl के साथ में जब हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, CuCl2 होगा क्या, मतलब इनकी रिएक्शन ही नहीं होगी सही तरीके से हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट, तनु HCl के साथ। 36 का देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं। यानी कि HCl है और अनुपात में HNO3, इसका हमने 3 पोर्शन ले लिया, इसका 1 पोर्शन ले लिया। जब इसको ऐसे मिलाते हैं इस पोर्शन में तो किसका निर्माण होगा, तो इसे हम अम्लराज बोलते हैं भाई, अम्लराज कहा जाता है, और इसी को एक्वा रेंजिया भी कहते हैं, एक्वा रेंजिया भी कहा जाता है, इसको हम एक्वा रेंजिया भी कह देते हैं। और आपको पता होना चाहिए भाई एक्वा रेंजिया जो होता है ये सोने जैसी जो मजबूत धातु होती है उस सोने जैसी धातु को भी गला देता है, पिघला देता है या गला देता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, एक्वा रेंजिया आपका राइट आंसर। 37 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सोना और प्लेटिनम को गला देता है। सोना और प्लेटिनम जैसी जो मजबूत स्ट्रॉन्ग धातु होते हैं इनको कौन सा इनमें होता है, कौन सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा कि जो इनको गला देता है, इनको पिघला देता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, अम्लराज ये आपका अभी मैंने बताया, एक तो HCl होता है अनुपात HNO3 होता है, ये 3 अनुपात 1 में मिलाते हैं तब अम्लराज बनता है, एसिटिक अम्ल।
अकेला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनको नहीं पिघला सकता, ना ही अकेला नाइट्रिक एसिड। जब इनको मिला देते हैं तब अम्ल राज बनता है, एक्वारेंजिया बनता है, जो इनको पिघलाने की क्षमता रखता है। 38 का देखिए, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वह सूची जिसके अंतर्गत धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता, तो उसे क्या कहा जाता? देखिए, मैंने कल वाले लेक्चर में आपको सक्रियता श्रेणी है वो बताई थी, सक्रियता श्रेणी। अब कल का लेक्चर देखना, उसमें मैंने सक्रियता श्रेणी बताई थी। सबसे ज्यादा जो एक्टिव धातु होती है वो आपकी पोटेशियम हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी होती है भाई? पोटेशियम हो जाएगी, जो सर्वाधिक सक्रिय धातु होती है। और सबसे कम जो होगी आपकी ओरम हो जाएगी, सोना। ये सबसे कम रिएक्टिव। और ये जो सीरीज होती है बढ़ते हुए क्रम में, ये आपकी एक्टिविटी या फिर कह सकते हैं क्रियाशीलता सीरीज कह देते हैं। तो ये आपकी सक्रियता श्रेणी हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखिए 39 का क्वेश्चन देखिए, धातु ए धातु बी का लवण विलयन, ए का लवण विलयन धातु बी। देखिए यहां पर धातु ए है, इसका हमने धातु बी का लवण विलयन, अब इन दोनों की क्रिया करवाई है तो तीसरा बनता है ए का लवण विलयन, ए का लवण विलयन। और साथ में धातु बी प्राप्त होती है, धातु बी प्राप्त होती है। तो इस प्रोसेस को भाई एक बार थोड़ा सा हम कर लेते हैं। 39 के अंदर हम सोडियम की अभिक्रिया करवा देते हैं कॉपर के साथ। कहाँ पे करवा? यहाँ पे करवा देते हैं, सोडियम की अभिक्रिया करवा देते हैं कॉपर के साथ। ये आपका सोडियम रहा और ये CuSO4 की अभिक्रिया करवा देते हैं। और इसमें क्या होगा भाई? ये बन जाएगा Na2SO4 का, ठीक है। साथ में कॉपर धातु ये रिलीज हुआ थी, सेम ये रहा ना। देखिए पहले धातु ली हमने, फिर धातु बी का लवण विलयन, ये धातु बी का लवण विलयन हो गया। फिर यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? ए का लवण विलयन प्राप्त हो गया, Na2SO4, और फिर धातु प्राप्त होगी। अब ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को देखते हुए सही कथन का हमें पहचान करनी है कि धातु ए बी से अधिक क्रियाशील होती है। धातु ए है, ये बी से अधिक क्रियाशील होती है। बी कह रहा कि धातु बी ए से अधिक क्रियाशील है, धातु बी होती है ए से अधिक क्रियाशील है। धातु ए है, धातु बी, दोनों क्रियाशीलता में समान, और इनमें से कौन? आपको पता होना चाहिए भाई, अगर ये धातु सोडियम जो होता है ये अधिक क्रियाशील होगा तभी तो कॉपर को विस्थापित कर पाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट धातु ये अधिक क्रियाशील होती है बी की तुलना में, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। 39 का आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है? इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है? भाई पोटेशियम है, सोडियम है, सिल्वर, गोल्ड। तो बता चुका हूं सबसे अधिक क्रियाशील तो पोटेशियम होता है, उसके बाद में सोडियम, और सबसे कम क्रियाशील आपका गोल्ड हो जाए। ओके, 40 नंबर के क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 क्या कह रहा है? क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भाई ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? KLMN आपने नाम सुना होगा। इसमें किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स है वो फील करते हैं, आप याद रख लेना भाई। क्लोरीन वाले जो हैं ये हेलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं, और ग्रुप नंबर हम बात करें तो 7A भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रुप नंबर 17 भी कह सकते हैं। 7A भी कह देंगे या ग्रुप नंबर 17 भी कह देते हैं, और इनको हम हेलोजन भी कहते हैं भाई, हेलोजन भी कह देंगे। कौन कौन से इसके अंतर्गत तत्व आते हैं तो आप याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीटेट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीटेट, ये हो जाएगा। और इन सभी के बाह्यतम कोष के अंदर आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इन सभी के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट। ओके, 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धातु अधातु के बीच कौन सा आबंध पाया जाता है? धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध होगा भाई? 42 की हम बात करें।
धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध होगा? इनमें आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध पाया जाता है धातु और अधातु के मध्य, आयनिक बंध पाया जाता है, ठीक है ना। जब धातु मान लीजिए पोटेशियम अधातु, हमने क्या लिया, ऑक्सीजन ले ली, अगर ये K2O बनता ना, K2O, तो इनके मध्य आयनिक बंध ही होगा, क्योंकि बी हो जाएगा राइट आंसर। 43 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिकों के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन है वो आयनिक यौगिकों के संबंध में असत्य दे रखा, गलत कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा कि यह ठोस और कठोर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। सेकंड कह रहा है इसका गलनांक और कवाथनांक उच्च होता है। थर्ड है कि जल में घुलनशील होता है लेकिन केरोसिन व पेट्रोल में अघुलनशील होता है। और डी कह रहा है ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं भाई। तो 43 का आंसर है, ये गलत पूछा तो गलत आपका डी हो जाएगा। देखिए ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, दाब डालने पर टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम NaCl का ले लेते हैं, नमक का ले लेते हैं NaCl, आयनिक यौगिक है ये, क्योंकि जब जलीय विलयन के अंदर डालते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, ये इनका निर्माण हो जाता है। गलनांक व कवाथनांक उच्च होते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं, केरोसिन पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन विद्युत का चालन ठोस अवस्था में नहीं करते भाई, ये जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जलीय अवस्था में यानी कि अब क्या बन गए, ये आयन बन गए, तो अब ये विद्युत का चालन करेंगे भाई। जलीय अवस्था में ये आयनों में बदल जाती हैं और फिर विद्युत का चालन करते हैं, तो जलीय अवस्था में करते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट। 44 का देखिए, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में या भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं खनिज या मलबा या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इन्हें और कहा जाता है, और मतलब इन्हें हम क्या कह देंगे 44 के अंदर खनिज कह देंगे। खनिज अयस्क कब कहेंगे भाई? अयस्क तब कहेंगे तो वह खनिज जिसके अंतर्गत जिस तत्व की मात्रा ज्यादा हो। जैसे कोई तत्व है, जैसे हमने Al2O3, कोई तत्व है, कोई भी खनिज है, उसमें Al2O3 की मात्रा ज्यादा, इसका मतलब ये अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का, तो ये अयस्क हो जाएगा, तो इसको कहते हैं अयस्क, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखिए सोडियम भी स्वतंत्र नहीं मिलता, पोटेशियम भी नहीं मिलता, कैल्शियम भी नहीं मिलता, मैग्नीशियम सभी नहीं मिलते हैं। स्वतंत्र अवस्था में कौन सा भी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट। 46 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, मतलब किसी अन्य के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये स्वतंत्र अवस्था में हमें देखने को मिलती है। 46 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। Au और Ag कर लेना भाई, ये दोनों ही है, किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है और ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। 47 का देखिए, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी के जो भूगर्भ से हम खनिज अयस्क प्राप्त करते हैं तो उनमें अशुद्धियां पाई जाती है, जो मिट्टी, रेत या अन्य पदार्थों के रूप में पाई जाती है। इन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? सल्फाइड, ऑक्साइड, गैंग या गम। तो यहाँ पर सी हो जाएगा भाई, इसे गैंग कहते हैं। ओके। 48 का देखिए, सीने बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है भाई? सोडियम का, चांदी का, सोना का या मरकरी का? तो सीने बार का फॉर्मूला HGS होता है, मरकरी सल्फाइड बोलते हैं इसको। सीने बार का फॉर्मूला HGS होता है, इसको हम सीने बार भी कह देते हैं, इसको सिंदूर भी कह देते हैं, सिंदूर, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मरकरी का क्या होता है? अयस्क होता है। 49 का देखिए, सिनेबार प्लस ऑक्सीजन, सिनेबार ऑक्सीजन मतलब HGS है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, और फिर ये आगे दोबारा से अभिक्रिया करवाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अच्छा मिस्टेक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है
फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं जिससे मरकरी व ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इनके अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पर आंसर में कौन सा सेट रहेगा। दोनों जगह एक ही ऑप्शन में आएगा। देखिए जब HGS की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो HGO बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। अब इसके साथ में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब HGO जो होता है ना, HGO इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? कौन सी धातु है इसको हम किसी भी अयस्क को वायु में गर्म करके, केवल वायु में ही गर्म करके हम प्राप्त कर सकते हैं? 50 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा भाई, मरकरी। मरकरी की जो अयस्क होते हैं जैसे कि HGS हो गया, इस प्रकार से और भी अयस्क होते हैं, इनको हम वायु में ही गर्म करके इनसे हम मरकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। ये हमारी जो लेक्चर सीरीज है ना, ये कंप्लीट NCERT चैप्टर वाइज है भाई। NCERT 9th और 10th क्लास की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं आपके लिए एक क्लास और लेके आ रहा हूँ, वो विशेष करके CAT का आपका जो एग्जाम है ना इसी महीने में, और अगले महीने में आपकी CAT, ये इसी महीने में ग्रेजुएशन का और अगले महीने में CAT 12th बेस का है। तो इनके लिए जो साइंस है ना, साइंस वो मैं आपके लिए 2 या 3 क्लासेज के अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से कोशिश करूंगा जल्दी से उपलब्ध करा दूं आज या कल के अंदर। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।